जय गुरुदेव जी। सबको कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमने गुरु रविदास जियों के बहुत से जो है बाणियाँ पढ़ी हैं, उनका विश्लेषण भी किया है। आज से हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, नो मोर अबाउट गुरु रविदास जी। जिस सीरीज़ के माध्यम से हम गुरु रविदास जियों के बारे में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुओं महापुरुषों को सिर्फ धार्मिकता से, चमत्कारों से जोड़ दिया गया है। इसीलिए हमारे समाज में जानकारी का बहुत अभाव है, लेकिन हमारे समाज को, हमारे लोगों को जानने की बहुत ज़रूरत है कि चमत्कारों का गुरु रविदास के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। उनका जो दृष्टिकोण था वो बहुत वैज्ञानिक था, बहुत वैज्ञानिक सोच रखते थे वो, और समाज में उन्होंने अनेकों बदलाव किए हैं, और जो अनेकों बदलाव किए हैं वो अपनी सोच के आधार पर ही किए हैं, किसी चमत्कार के आधार पर नहीं किए हैं। तो हम गुरु रविदास जियों के बारे में विश्लेषण करेंगे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ताकि आप सबको समझ में आए कि गुरु रविदास जियों ने हमारे समाज के लिए क्या किया है, असल में क्या किया है। क्योंकि ऐसे तो हम बहुत सारी किंवदंतियाँ, बहुत सारी कहानियाँ चमत्कारों से संबंधित सुनते हैं, उनसे संबंधित जो चमत्कार जोड़ दिए गए हैं, लेकिन हम सच में गुरु रविदास जियों का विश्लेषण करेंगे। कैसे उन्होंने सामाजिक बदलाव किए हैं, उनका शुरुआती जीवन कैसा था, कहाँ जन्म हुआ है, कैसे जन्म हुआ है, कैसा परिवार उनका था। तो आइए हम उस सीरीज़ का एक पहला पार्ट आज अपलोड करेंगे, जो आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो हम जो आज आपको जानकारी देंगे वो है महान भारतीय व्यक्तित्व सदगुरु रविदास जी, रिटन बाय डॉक्टर मनोज दहिया जी। डॉक्टर मनोज दहिया जी ने पीएचडी की है गुरु रविदास जियों के ऊपर, और फेलोशिप भी की है। बहुत अच्छी जानकारी गुरु रविदास जियों के बारे में वैज्ञानिक तौर पर रखते हैं, और इन्होंने जो लिखा है, जो पुस्तक इन्होंने लिखी है महान भारतीय व्यक्तित्व सदगुरु रविदास जी, उसमें से हम आपको कुछ बातें बताएंगे। आज थोड़ा पार्ट हम आज अपलोड करेंगे, और आने वाले दिनों में इसकी हम सीरीज़ को चलाए रखेंगे, ताकि हमारे गुरुओं, हमारे महापुरुषों के बारे में सही जानकारी हमारे समाज के बीच में पहुंच सके। आई होप आप सबको समझ में आएगी, और आप सभी से शेयर करने का काम भी करेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ने में मदद करें, ताकि हम अपने गुरुओं महापुरुषों का छिपाया हुआ जो रूप है वो लोगों को दिखाने में आप सब मेरी मदद करें। जय गुरुदेव। आइए शुरू करते हैं। तो मानव सभ्यता को विकसित करने में जिन महान विभूतियों का योगदान है, उनमें से एक है सदगुरु रविदास जी। गुरु अर्थात ज्ञान देने वाला, सदगुरु अर्थात सत्य, सही का मार्ग दिखाने वाला, सत्य का ज्ञान देने वाला सदगुरु। पिता संतोख दास जी और माता कलसी देवी के यहाँ इनका जन्म माघ पूर्णिमा विक्रमी संवत 1433 को श्री गोवर्धन काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। अमृतवाणी 2010 के अनुसार। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, ब्राज़ील, सऊदी अरब, दुबई, पुर्तगाल, ग्रीस, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रिया, स्कॉटलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली, भारत, नेपाल, बांग्लादेश आदि देशों में इनके करोड़ों श्रद्धालु रहते हैं, जो इनके विचारों का अनुसरण करते हैं। तो देखा आपने किस तरह से गुरु रविदास जियों के की वाणी को, उनके विचारों को अनुसरण करने वाले करोड़ों श्रद्धालु देश हमारे विश्व के अलग अलग देशों में रहते हैं। जो इतने देश मैंने गिनाए हैं, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खोजबीन करके आपके सामने प्रस्तुत की गई जानकारी है। इसीलिए कृपया करके वीडियो को शेयर जरूर करें। सदगुरु रविदास की पारिवारिक और सामाजिक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी, अर्थात अच्छी थी इनकी सामाजिक स्थिति। जैसा कि हमें बताया जाता है कि गुरु रविदास एक गरीब झोपड़ी में रहने वाले, सीधे साधे जूते गांठने वाले इंसान थे। इनके परिवार का बहुत बड़ा पुश्तैनी चमड़े का व्यापार था। प्रतिष्ठित चर्म उद्योग था, जिसमें बहुत से शिल्पकार और कारीगर काम करते थे। कुरील 2011। उस समय में अधिकतर चीज़ें चमड़े की बनती थी। चमड़े से कई प्रकार के वस्त्र बनते थे। सामान ले जाने के लिए बैग भी चमड़े का होता था। चमड़े के ही तरकस बनते थे, जिसमें तीरों को रखा जाता था। चमड़े के ही घोड़े पर बैठने वाली गद्दी, चाबुक और कमान होती थी। चमड़े के ही जूते चप्पल होते थे, और सर्दी गर्मी से बचने के लिए सिर पर चमड़े का टॉप पहना जाता था। यहाँ तक पानी पीने के लिए ले जाने वाले चमड़े की एक थैली बनाई जाती थी, जिसे मश्क कहा जाता था। जब लोग यात्राओं में जाते थे, युद्ध में जाते, तो बहुत सारी चीज़ें जो है चमड़े के उपयोग में लाई जाती थी। चाबुक, कमान, तीरों को रखने के लिए जो तरकश होती थी वो भी चमड़े की बनती थी। पानी ले जाने की जो थैली, जिसे कि मस्क कहा जाता था, वो भी चमड़े की बनती थी। तो इतना अच्छा जब चमड़े का काम उस टाइम था, तो चमड़े का काम करने वाले जो कारीगर थे, वो भी, उनकी भी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी ही थी।